बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले। मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के 4th चैप्टर के इस दूसरे लेक्चर में बात करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली वर्क के मुतालिक बात की थी कि वर्क जो है एक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज की जा सकती है। हमने वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी और फिर मैंने आपको बताया था कि वर्क जो है किस तरह से फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके दरमियान एंगल पे डिपेंड करता है। हमने मैक्सिमम वर्क की बात की थी, हमने ज़ीरो वर्क की बात की थी, हमने नेगेटिव वर्क की भी बात की थी। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह वर्क कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो, और जब ये फोर्स वेरिएबल हो तो ऐसे केस में हम वर्क किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और फिर हम इन सारे केसेस की कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जो आप डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं। मोस्टली डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स के मुतालिक एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अक्सर केसेस में हम यही फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स डेली लाइफ में यूज़ भी करते होते हैं, लेकिन फिर जब हमसे एग्ज़ाम्स में या कहीं पे पूछा जाता है तो हमें मालूम नहीं होता। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यू नो बट यू डोंट नो दैट यू नो। सो आपके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके दिमाग में मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप फिज़िक्स ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बस सिर्फ ये है कि इसको जो आप जानते हैं इसको किस तरह पेज पे एक्सप्रेस किया जाता है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मैं ज़रा इसको रिमूव कर दूं। सबसे पहले हम कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए वर्क डन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, इसमें हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं पहले। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इधर फोर्स है, यूनिट है न्यूटन, और इधर डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट है मीटर। अब लेट्स सपोज एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और वो ब्लॉक इस फोर्स के ज़ेरे असर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। आफ्टर सम टाइम लेटर ऑब्जेक्ट या वो बॉक्स यहाँ तक पहुँच गए। तो इस दौरान अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुई है, लेकिन अगर हम ये एज्यूम कर लें या अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह हुई हो कि थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा हो, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट के जितने भी छोटे छोटे टुकड़े बनाएं तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट 1 से इस पॉइंट 2 तक इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट लाइन के जो है इंटरवल बनाऊं
और इसी तरह फोर्स की वो वैल्यू यहाँ पर मार्क करूँ कि जो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा कि थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा और वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगी, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, फोर्स F रहा थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। एंड इसकी वजह से अब अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ हमने कैलकुलेट करना है। तो एरिया में अगर आप देखें यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया जो है दैट इज यहाँ से एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रा कर, ठीक है। तो इसका एरिया दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जितने भी डेल्टा एक्स हैं मैंने इस पूरी पाथ के 4 टुकड़े बनाए थे, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स, एंड वो सारे मिलकर डी दे रहे हैं, इट इज़ डी। एंड फोर्स तो चूंकि एक ही फोर्स की वैल्यू थी थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए अब इस ग्राफ का एरिया बड़ा सिंपल है एंड यू नो इट इज़ लेंथ मल्टीप्लाइड विथ विड्थ। सो ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वर्क W दैट इज़ F और विड्थ जो भी है 4 टाइम डेल्टा एक्स, so we call it D. So work done is FD. And once again its unit remains joule, Newton meters. इसके बाद अगर आप वेरिएबल फोर्स की बात करें तो वेरिएबल फोर्स 2 तरह से वेरिएबल फोर्सेस हो सकते हैं। एक वो फोर्स के जिसके अंदर वेरिएशन यूनिफॉर्म हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रिंग है और आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो विद इन द इलास्टिक लिमिट्स उस स्प्रिंग की वेरिएशन, उसकी लेंथ चेंज होने के साथ साथ हुक्स लॉ के मुताबिक बेशक फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन उस लेंथ की वेरिएशन और फोर्स में जो चेंज आती है उसमें रिलेशनशिप लीनियर ही रहता है, यानी फोर्स के अंदर चेंज इन लेंथ के साथ जो वेरिएशन आती है वो लीनियर रहती हैं, वो स्क्वायर में नहीं होती, वो स्क्वायर रूट में नहीं होती। सो उसके लिए फिर वर्क डन कैलकुलेट करना बिल्कुल इस तरह निस्बतन आसान होता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ये हो जाती है कि फोर्स के अंदर वेरिएशन जो है वो भी इरेगुलर होती हैं। तो work done for variable force. अब वेरिएबल फोर्स जो है, जैसे मैंने बात की, वेरिएबल फोर्स अगर यूनिफॉर्मली वेरी हो और इरेगुलर वेरिएशन, इन दोनों के केस में हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों पे बात करते हैं। पहले मैं यूनिफॉर्म वेरिएशंस की अगर बात करूं, जिस तरह मैंने बात की है मास स्प्रिंग सिस्टम की,
जिस तरह मैंने बात की है स्प्रिंग की, तो फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है और इसके ऊपर यहाँ कोई फोर्स एक्ट करती है जो इसको क्या कर लेती है, इसको स्ट्रेच कर लेती है। अब ये फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड F है और ये जो है ये पॉइंट फिक्स है और इस फिक्स पॉइंट के ऊपर जो है अगर इनिशियली वो स्प्रिंग रेस्ट पे था तो ऑरिजिन पे उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, वो इनिशियली रेस्ट पे था। लेकिन जब ये फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी तो ये क्या करेगी, इसमें वेरिएशंस आएंगी और इस स्प्रिंग की जो नई पोजीशन होगी दैट वुड बी समझ आ रही है। पहले वो इस तरह था लेकिन थोड़ा सा अब स्ट्रेच हो जाएगा और इसकी एक नई जो है शेप बन जाएगी। अब इस स्प्रिंग की शेप में डिफॉर्मेशन हुई, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हुई, लेकिन ये अभी तक इलास्टिक लिमिट से नहीं निकला। तो हुक्स लॉ के मुताबिक विद इन द इलास्टिक लिमिट फोर्स और जो एक्सटेंशन उस स्प्रिंग के अंदर आई है या किसी भी मटेरियल की लेंथ के अंदर जो चेंज आई है वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ, ये बात है कि उसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव होती है, क्योंकि एक्स बढ़ता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो उस स्प्रिंग को वापस लाने की कोशिश करता है। इसलिए ये बहरहाल एक फैक्ट है कि वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली बढ़ती है। अब अगर हम इसका जो है ग्राफ ड्रा करें तो इस सिचुएशन में ग्राफ कुछ यूं होगा कि ये फॉर एग्जांपल फोर्स है, ये एक्सटेंशन है उस मास की, उस स्प्रिंग की लेंथ में। तो अब इसका ग्राफ किस तरह होगा? अब जाहिर है जितनी एक्सटेंशन बढ़ती है उतनी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती है। अब ये उस स्प्रिंग के रिस्पेक्ट से वो फोर्स नेगेटिव होगी, लेकिन मैं अपने रिस्पेक्ट से जाहिर है मैं उस स्प्रिंग के ऊपर उतनी फोर्स लगा रहा हूँ जितनी इस डायरेक्शन में लग रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक स्ट्रेच करूँ। तो जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी तो कुछ एक्सटेंशन आ जाएगी उस स्प्रिंग में, और कुछ जो है फोर्स के अंदर भी वेरिएशन उसी हिसाब से आएगी। तो ग्राफ तकरीबन जो है ग्राफ इस तरह होगा। अब जब तक इलास्टिक लिमिट क्रॉस ना हो जाए, इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच करे कि ये वापस ही ना आना चाहे, उधर ही जो है उसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, या ये है कि कुछ किसी पॉइंट पर आकर ये लीनियरिटी इफेक्ट हो जाए, तो फिर हम हुक्स लॉ वहाँ पे फेल हो जाता है। लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट्स जो है उसका ग्राफ जो है ऐसे स्ट्रेट होगा। तो एक ख़ास हद तक एक्सटेंड होने के बाद जो है इसने इसकी लेंथ में कोई चेंज आई, दैट इज़ एक्स, और इसकी जो ये फोर्स है
फोर्स की वैल्यूज़ जो है वो फॉर एग्जांपल इनिशियली 0 और फिर चेंज होती गई F1 फिर F2 फिर F3, मतलब फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो है वेरिएशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक जैसे डिस्टेंस के बाद उसमें वेरिएशन आ रही है, लीनियर है, ग्राफ जो है स्ट्रेट है, स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। अब इस तरह की सिचुएशन में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन वंस अगेन इस ग्राफ का एरिया होगा, और ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स अ ट्राइएंगल, और ट्राइएंगल का एरिया होता है क्या? 1/2 बेस मल्टीप्लाइड विद हाइट। सो बेस में क्या है? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है, एंड दैट इज 1/2 x, और हाइट में क्या है? उसमें फोर्स है, दैट इज F, और वर्क डन जो होगा दैट वुड बी हाफ Fx या हाफ x टाइम्स F, and if we continue this we can get equation minus kx, or in our case here I can substitute kx because ये स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है और यहाँ पर मैंने अपना फोर्स ड्रा किया हुआ, हाफ x टाइम्स kx, जिसकी डिस्कशन आगे आ रही है कि ये क्या है। बहरहाल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इन विच वेरिएशंस आर यूनिफॉर्म, एंड देन we can move to another case where the changes are such, the variations are such that they are not uniform over the displacement. So non-uniform वेरिएशंस, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशंस की बात करूं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रॉकेट जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी, against the gravity. So motion of rocket against the gravity is an example of work done for variable force. रॉकेट जो है जब अर्थ से अवे जाता है तो उसके ऊपर एक्ट करने वाली ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, तो फिर इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि हाइट के साथ साथ जी के अंदर वेरिएशन आती है। फिर और भी मतलब ये है कि उसका फ्यूल जो है कंज्यूम होता है, उसके मास में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस वो जो है इफ़ेक्ट होती है। यही वजह है कि इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा रैंडम सा होगा, और वो इसलिए इसका ग्राफ जो है उस तरह रेगुलर नहीं होगा जो प्रीवियस केसेस में था, और एक इस तरह सा ग्राफ हमें ऑब्टेन हो सकता है इसमें। कि इसमें फोर्स जो है बिल्कुल उसी तरह हम ले लें न्यूटन्स में, और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें उसकी अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो दैट वुड बी इन मीटर्स, and then we draw some graph in such a way that it is like this. It's a random graph, and there are variations in the force, and there are variations in displacements for different forces.
इस तरह के ग्राफ से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस सेंस में मुश्किल होता है कि अब इस ग्राफ का एरिया किस तरह से हम कैलकुलेट करें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस पूरे ग्राफ के जो है ब्लॉक्स बना लेते हैं, इसके जो है छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं और हर एक टुकड़े का एरिया कैलकुलेट करके एंड में उन सबको फिर ऐड करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसके बॉक्सेस इसमें इस तरह जो है स्ट्रिप्स में बना लेता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के जो है स्ट्रिप्स बन रहे हैं और वो एक जैसे एक विड्थ में बेशक मैं उसको एक जैसे रख सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि हर एक का कुछ न कुछ एरिया जो है दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह की समेशन से हमें जो रिज़ल्ट ऑब्टेन होगा वो ज़्यादा जो है दुरुस्त नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस इंटरवल्स को और भी छोटा कर देते हैं और भी छोटा कर लेते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि इतना छोटा करें कि उस स्मॉल से लेंथ इंटरवल के लिए फोर्स कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो क्योंकि जाहिर है हमने इस केस में फोर्स को कांस्टेंट रखना है, यहाँ पर फोर्स अब निस्बतन कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर निस्बतन कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, उसका स्लोप है, देखिए इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ मुमकिन हैं। हम एक सूरत कर सकते हैं कि या तो इसको इस तरह ब्लॉक में और इस छोटे से ब्लॉक को हम इस जो है इन बॉक्सेस की लेंथ को अगर डेल्टा एक्स कहें और किसी एक स्ट्रिप की हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो थिकनेस है उसको अगर हम डेल्टा एक्स कहें, तो इन सब को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, जो है टोटल लेंथ मिलेगी। और अगर यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है और यहाँ पर मतलब ये है कि फोर्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जो कि लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही हैं। तो मैं ये अगर यहाँ से वर्क कैलकुलेट करना चाहूँगा, सो वर्क के लिए मैं इन सारे स्मॉल एरियाज़ को ऐड करूँगा और मेरे पास टोटल वर्क आएगा। सो इट वुड बी समेशन ऑफ ऑल दो स्मॉल एरिया। और किसी एक स्मॉल एरिया का एरिया क्या है, इसका एरिया Fi डेल्टा एक्स आई है। अगर आप पहले की बात करें तो F1 डेल्टा x1, दूसरे की बात करें F2 डेल्टा x2, तीसरे की बात करें F3 डेल्टा x3 और इस तरह उन सब को ऐड करते हैं I1 से लेकर N तक, उन सारे स्ट्रिप्स को ऐड करते हैं। ये सारे वर्क के छोटे छोटे टुकड़े आपस में ऐड होकर हमें टोटल वर्क मिलता है। बहरहाल इस तरह से जैसे मैंने कहा कि अगर हम ऐड करेंगे तो इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं आएगा। हम अगर लिमिट अप्लाई करें कि डेल्टा एक्स को इतना स्मॉल रखें कि आलमोस्ट अप्रोचिंग टू ज़ीरो, अगर मैं ये लिमिट इस पे अप्लाई करूं तो कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत ही स्मॉल पेचेस बनाए इस टोटल एरिया का। तो ऐसी सूरत में फिर हम वर्क को इंटीग्रेशन के ज़रिए लिखते हैं। एंड इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम सम स्टार्टिंग पॉइंट टू सम एंड पॉइंट। मैं इंटीग्रेट करता हूँ और द इंटायर डिस्प्लेसमेंट एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस आखिरी पोजीशन को x कह देता हूँ और स्टार्टिंग पोजीशन को 0 कहता हूँ। तो इसके लिए फिर मैं यूँ लिखूँगा एफ dx। तो ये छोटे छोटे टुकड़े फिर dx हो जाएंगे। इस तरह कहूँगा तो फिर हमारे पास डेल्टा x को मैं dx भी लिख सकता हूँ। बहरहाल ये है कि हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फिर क्या करते हैं,
उस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हैं। और कभी कभी ये है कि सिचुएशन थोड़ी सी सिंपल होती है और वेरिएशन इतनी नहीं होती कि उसके लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़े, और फिर हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल इस रूल को यूज़ करके बड़ी आसानी से उसके स्ट्रिप्स बना लेते हैं और उन स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड करके उन तमाम एरियाज़ को आपस में ऐड कर देते हैं और हमें उस पर्टिकुलर फिनोमेना में, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वर्क या जितनी एनर्जी है वो सारी कैलकुलेट हो जाती है सिंपली बाय टेकिंग एरिया ऑफ दिस कर्व। बहरहाल ये वर्क के मुतालिक सब कुछ हमने आज जो डिस्कस किया ये आपके कोर्स का हिस्सा है, और अगर आप फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करते हैं सो यू कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर डेली लाइफ। लेकिन वंस अगेन you know but you don't know that you know। meet you in next lecture। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा ताला आपको अम्मान।